सो हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो है हमारा IPPS PO मेंस में जो लास्ट डेज में कुछ स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग बात होगी। सबसे पहले तो यार मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जो कि IPPS PO प्री क्लियर कर चुके हैं। जैसे कि उन सभी का भी 5 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। और आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी और सब कुछ मतलब वेल ऑर्गेनाइज चल रहा होगा जैसे कि प्लान किया है। और अगर अभी भी किसी को मतलब कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो थोड़ा सा तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का जो भी वो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और अगर इन केस फर्दर अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑलराइट, तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार देखो मैं ये बता दूं कि अभी जैसे 8 to 10 डेज बचे हैं। ऑलराइट, तो अभी यार देखो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो कुछ भी ना नया पढ़ने की कोशिश मत करना। ओके, वो इसलिए क्योंकि यार अभी कुछ नया पढ़ोगे ना तो वो इतनी जल्दी से माइंड में नहीं सेट बैठ पाएगा एज़ कम्पेयर टू जो भी हम लोग अभी तक के प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ओके, तो अब क्या है देखो मैं सबसे अगर मैं कोई सेक्शन उठाऊँ तो मैं रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यार सबसे पहले रीजनिंग और क्वांट मैं एक साथ ही लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका क्या है ये दोनों जो है हमारा कैलकुलेशन बेस पे है। तो इनका अगर आप लोगों का इनमें स्कोर अभी भी कुछ ऐसा हो रहा है कि हाँ अप डाउन चल रहा है तो इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज़ यूजुअल क्या होता है यार हर मॉक टेस्ट का एक अपना लेवल होता है और जो भी हमारे मॉक होते हैं वो क्या होता है एग्ज़ाम का जो एक लेवल आता है ना उससे एक अबव लेवल होता है। ओके, तो ऐसा उससे आप लोग खुद से कंपेयर करने की ज़रूरत है नहीं कि यार मेरे अभी इसमें स्कोर कम बन रहे हैं उसमें स्कोर कम बन रहे हैं। तो अभी तो जितना भी स्कोर बन रहा है उससे कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मॉक में जो है सभी के स्कोर मोस्टली मतलब कम बनते ही हैं, तो इतना कुछ हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले देखो जो चीज़ मेन ध्यान रखने की है वो ये है कि आप लोगों ने अभी तक के जो भी मॉक दिए हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक तो उन मॉक्स को आप प्रॉपरली एनालाइज कर लो। ऑलराइट, ताकि जो भी उसमें कुछ क्वेरीज रही हैं या जो भी उसमें अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो उन क्वेश्चंस का आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि हाँ यार ये इस टाइप के क्वेश्चन है तो इनका जो सॉल्यूशन है वो ऐसा होना चाहिए। ओके, तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि एक तो आप लोगों ने मॉक में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि काफ़ी नए टाइप के होंगे जो शायद आपने प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखे होंगे। तो आप उनको क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से उठाएं और उनको प्रैक्टिस करें रेदर देन कि आप डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन देखें और उससे बस एक मतलब एक तरीके से टाइप ऑफ रटना हो जाता है ना, तो वो चीज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट, और अभी जैसे लास्ट डेज बचे हैं कुछ आप क्या करें कि एक तो अभी जैसे हम हर दूसरे दिन में मॉक लगा रहे थे, तो अभी क्या करें आप 3 दिन में एक मॉक लगाएं। ओके, और उस मॉक को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, ठीक, और उसका जो सॉल्यूशन है अगर उस टाइप से आपको जो सॉल्यूशन गिवन है वो समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करें उस टाइप के क्वेश्चंस को आप यूट्यूब पे सर्च करें। ओके, और उसमें देखें कि उसमें उन लोगों ने या जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने किस तरीके से अप्रोच करा है उस। और बाकी ये है कि यार जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे रीजनिंग में अगर मैं आप लोगों को आइडिया दूँ, एक हमारा इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक, और हमारा कुछ कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक। इसमें क्या है इसमें आपका हर बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक नया पैटर्न फंसता है और वो जो होता है वो हमारे एग्जाम में ही आता है। और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा जरूर आएगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट क्या है हमारा जिसने एग्जाम में उसका लॉजिक पकड़ लिया तो उसके सभी स्टेप्स को आप इजीली फॉलो अप करके अपना जो पार्ट है उस क्वेश्चन का वो उसमें स्कोर आप इजीली गेन कर सकते हो। ऑलराइट, और जो कोडिंग डिकोडिंग है इसमें मतलब इन दोनों टॉपिक ये दोनों मोस्टली इस तरीके के टॉपिक हैं कि अगर आपने अलग अलग जो भी इसमें लॉजिक्स होते हैं अगर आपने वो प्रैक्टिस करी है तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा एग्जाम में वो लॉजिक जो भी XYZ करके होगा। ओके, और जो अब फर्दर इसमें क्या होता है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि मतलब जो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एजप्शन वाले होते हैं और जो कुछ एक्शन रिएक्शन वाले कोर्स ऑफ एक्शन वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो एग्जाम में बहुत फंसते हैं और ये क्या होता है ये हमारे ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं करने में, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन जो कि हमारी पजल्स हो गई या हमारा रिवर्स लॉग्स हो गया और हमारा ब्लड रिलेशन में भी पजल आती है, पहले मतलब पजल बनानी पड़ती है उसके
बाद फिर उसको मतलब ब्लड रिलेशन भी उसमें सॉल्व आउट करना पड़ता है। तो वो चीज़ क्या है, काफ़ी टाइम टेकिंग है। बट हाँ, अगर आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से कर रखी है तो वो ईजिली जो है सॉल्व आउट हो जाता है। इतना कुछ मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो क्वांट में है, देखो क्वांट का मैं बता रहा हूँ कि हर किसी के स्कोर काफ़ी कम आ रहे हैं, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यार देखो, क्वांट और रीजनिंग ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं, ये हैं कैलकुलेटिव, ठीक है, एज इन कैलकुलेशन और मतलब काइंड ऑफ टाइम टेकिंग और मतलब यूसेज ऑफ माइंड वाले क्वेश्चन है, ठीक। इनमें लॉजिक लगाना पड़ता है, तो सीधी सी बात है कि भाई इसमें जो है हमारा टाइम लगेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, और सबसे ज़्यादा माइंड कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ का आप लोग और ध्यान रखना कि अगर आपको इनपुट आउटपुट में, कोडिंग डिकोडिंग में इनका लॉजिक समझ में नहीं आता है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग इन क्वेश्चन को छोड़ के फर्दर क्वेश्चन पे अप्रोच करना। और एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना कि आप लोग पूरे सेक्शन पे गो थ्रू हो जाए, सो दैट यू विल फाइंड आउट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर इन द एग्जाम। ओके, और इससे आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा बाद में कि यार मैंने मतलब सेक्शन पूरा विजिट नहीं किया और उसमें ये था वो था, ये मैं कर सकता था, वो मैं कर सकता था। तो बाद में जो ये चीज़ होती है, ये चीज़ काफ़ी मतलब वो कहते हैं ना, काइंड ऑफ रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि यार ये मतलब मैंने क्यों कर दिया, यार मैंने क्यों नहीं किया, मतलब समझ रहे हो ना कि छोड़ दिया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप पूरे सेक्शन पे अपना गो थ्रू हो जाओ। ओके, और ऐसे रीजनिंग क्वांट में दोनों सेक्शन ऐसे होते हैं, क्योंकि रीजनिंग में तो मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट पार्ट में गिवन होते हैं। ऐसे सेम क्वांट में क्या होता है कि लास्ट में हमारा या तो मतलब अप्रॉक्सीमेशन होगा, या फिर आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, या आपका कुछ काइंड ऑफ सिंपल लैंग्वेज वाला जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है वो गिवन होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक क्वांट सेक्शन में गिवन होता है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो वो चीज़ जल्दी से माइंड में स्ट्राइक नहीं कर पाता कि यार क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना सिंपल क्वेश्चन को ही काफ़ी घुमा के दे देते हैं। और यही चीज़ आपको क्वांट सेक्शन में ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज एज ऑल ऑफ अस नो कि इसका क्वांट का जो मेंस एग्जाम में नाम होता है वो होता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसी तरीके से इसी चीज़ को माइंड में सेट करते हुए आप लोग लेके चलना। तो अब क्या होगा, अब ये चीज़ हो गई। अब इसमें देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग रिवर्स सिलॉग्स को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस जो है वो सही तरीके से करी है, ठीक। और जो भी हमारे स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन होंगे उनको आप प्रायोरिटी देना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि ये क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे स्टेटमेंट बेस्ड वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं, एज कम्पेयर टू पजल हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। इनमें काफ़ी टाइम लगता है यार, सॉल्व करने में टाइम लगता है, और मतलब इसको पजल को सेट करने में टाइम लगता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें काफ़ी सारे केसेस पॉसिबिलिटीज़ गिवन होती है, जो कि अगर किसी नॉर्मल एस्पिरेंट ने अगर प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो वो काइंड ऑफ स्टक हो जाएगा कि यार इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, इसमें से पता नहीं कौन सा बनेगा, तो वो छोड़ देता है क्वेश्चन को आधा कर के, और उसमें क्या होता है, वेस्ट हो जाता है टाइम, ठीक। जो कि उस टाइम पे आपको बहुत मैटर करता है, आपका एक मिनट 30 सेकंड्स 10 सेकंड्स 5 सेकंड्स आपके बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेक्शन आप लोग बस एक जो टाइमर चल रहा होता है उस पर ध्यान जाता है कि यार टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, और सेक्शन पे अभी इस क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन पे अभी इतने ही क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट हुए हैं, तो अभी फर्दर कैसे करूं। तो वो चीज़ क्या होता है, आपका पैनिक क्रिएट कर देती है उस मोमेंट पे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। ओके, और क्वांट में क्या है, क्वांट में देखो आप लोग क्या करना, जैसे जो भी आपकी डीआई होगी, कैसलेट हो गई, चाहे वो कैसलेट होगी, ठीक, चाहे जो भी आपकी टेबुलर प्लस पाई हो गई, और आपका मतलब चार्ट गिवन हो गया, चार्ट प्लस इसमें हो गया आपका टेबल होगा। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारे जो डाटा होगा वो आपको गिवन होगा, ऑलराइट। तो उसमें आप ज़्यादा बेहतर है कि आप एग्ज़ाम से पहले ही सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लो, और ये चीज़ आपको मॉक में आप लोग सभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जो कि मॉक प्रॉपर एक शेड्यूल से, एक रूटीन से मॉक दे रहे हो। और मेक श्योर डू नॉट फॉरगेट टू एनालाइज ऑल ऑफ दिस मॉक्स, ठीक है, क्योंकि यार यही चीज़ आपकी आगे काम आनी है जो एग्ज़ाम में हो। और अभी जो है, अब इसके बाद हम सीधा आते हैं, मैं इंग्लिश पे और डिस्क्रिप्टिव, इनको मैं एक साथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि यार दोनों जो है हमारा सीधी सी बात है एक ही पोर्शन में आते हैं, ठीक। तो इंग्लिश में अगर आप लोगों को अभी भी मतलब स्कोरिंग कम हो रही है, तो देखो मैं आपको अभी भी एक चीज़ वही कहना चाहूँगा कि जो आप लोग रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग उसको कंटिन्यू रखें, और जो भी आप वीडियोस के थ्रू क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, उनको कंटिन्यू रखना, ताकि आप लोगों को ये आइडिया लगता रहे कि हाँ मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहे उस चीज़ के लिए, ऑलराइट।
और इसके बाद जो हमारा मतलब क्वेश्चंस हो गए, रीडिंग होगी, कोशिश करें आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, उसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि यार क्या होगा, जो एग्ज़ाम में हमारा कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो क्या होता है, लेंथ वाइज काफ़ी गिवन होता है। और जो मतलब राइट साइड में बहुत एक शॉर्ट पोर्शन होता है जिसमें कि हमारा जो क्वेश्चंस होगा और उनके जो भी ऑप्शंस होंगे वो गिवन होंगे। तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर देती है कि यार इतना बड़ा पैराग्राफ है, पढ़ा नहीं काइंड ऑफ। तो वो चीज़ थोड़ी सी हेजिटेट कर देती है। ओके, तो आप लोग एक तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते रहना, रीडिंग करते रहना, क्वेश्चन जो भी आप लोग देख रहे हो उसको पढ़ते रहना, ठीक। उससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी और जो एक हेजिटेशन होगा ना वो चीज़ आपकी दूर हो जाएगी, ठीक। अब बारी आती है डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में देखो यार, मैं अभी भी बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट मेथड है कि जो मैंने अपना प्रैक्टिस किया था वो गाइडली का ही मैंने, इनका एक जो वो आता है डिस्क्रिप्टिव का, इनका कोर्स है, ठीक। तो वो मैंने लिया था, तो गाइडली का ही डिस्क्रिप्टिव कोर्स मैंने लिया था। तो उसी पे मैंने प्रैक्टिस की थी। उसमें यार मेरे को सबसे बेस्ट लगा था क्योंकि वो लोग प्रॉपर तरीके से आपका जो भी कॉन्स है, एज इन जो भी एरर है वो आपको मेंशन करते हैं कि यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है और स्पेलिंग एरर है। और ये चीज़ आपको मेन एग्ज़ाम में जो है बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपका, एक तो जैसे ग्रामर चलता रहता है, ग्रामर का बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग ग्रामर ध्यान रखते हैं बट जल्दीबाजी में क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से स्पेलिंग एरर आ जाता है, स्पेलिंग गलत हो जाती है और वो चीज़ जो है हमारा वहाँ पे जो स्कोरिंग है उसको गिरा देती है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप अभी से ही इसकी प्रैक्टिस कर लें। अभी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी टाइम है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लें। और वो यही जो चीज़ है, जब आप वहाँ पे बैठोगे तो आप वहाँ पे क्या होगा, एक तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ड लिमिट आपकी वही 250 वर्ड्स की होगी या फिर 250 से 300 वर्ड्स की होगी, जो हमारे टाइम पे मतलब एज इन 2022 में जो भी हमारे में लिमिट थी कि वो 250 से 300 वर्ड की दी हुई थी ऐसे के लिए, ठीक। और लेटर के लिए हमारा था 150 से 200 वर्ड, बल्कि इसका एग्जैक्टली हमारा 150 वर्ड्स ही गिवन था। तो ये चीज़ आपको अभी से ही, जैसे आप आइडिया लेके चलोगे कि हाँ यार मैं मतलब क्या चीज़ पॉइंट जो है वो लिख के लेके चलूँ, क्योंकि आप वहाँ पे ऐसा होता है नहीं कि आप लेटर में हो भैया, सपोज करा आपने लिखना ब्रांच मैनेजर को या किसी और टीचर को लिखना है, ठीक है, आपने उसमें लिख रहा हेलो डियर सर काइंड ऑफ कि हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल बीइंग, ठीक है, इस तरीके से आप उसमें तो लाइन चिपकाने की नहीं। तो यार ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग अभी प्रैक्टिस करें। और उसमें क्या होगा, जैसे आप इसमें गाइडली के डिस्क्रिप्टिव में आप मॉक दोगे इसका, ठीक, तो उसमें आपको वो लोग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे कि इस टॉपिक पे आपका ये है और उस टॉपिक पे आपका ये है। तो वो प्रॉपर एक सॉल्यूशन भी देते हैं कि हाँ आपने ये लाइन लिखी है और जो हमारी तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग मेंशन करें या लेटर में लिखें तो वो चीज़ ये लिखें। और एस्से का, लेटर का, अगर आप लोगों को अभी भी थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है कि यार किस टॉपिक पे आएगा या हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो देखो मैं आपको बता दूं, निमिषा मैम की पीडीएफ है, उसमें आपको एस्से लेटर दोनों के फॉर्मेट मिल जाएंगे और प्रॉपर तरीके से मिलेंगे कि हाँ आपने, अगर सपोज कर लेटर है वो फॉर्मल लेटर है तो वो किस तरीके से लिखा जाना है, और अगर इनफॉर्मल है तो वो किस तरीके से लिखा जाना है। प्रॉपर फॉर्मेट उन्होंने, मैम ने बहुत अच्छी तरीके से उसमें डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे निमिषा बंसल मैम एस्से लेटर पीडीएफ करके, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक। बट अगर नहीं मिलता तो आप लोग कोई बात नहीं, मांग सकते हैं मेरे से, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करवा हूँ टेलीग्राम पे। और बाकी अब आती है मेन पार्ट, जीए। इसमें सभी की हालत टाइट हो रखी होगी, मेरी भी थी, है एज यूजल, क्योंकि यार इसमें होता है कि अब लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम में कैसे कवर करें, नया पढ़ें ना पढ़ें काइंड ऑफ। बट जो मेरा सजेशन रहेगा, जो कि मैंने भी मतलब यूज़ किया था, कि अब जैसे लास्ट टाइम है, ठीक, 10 डेज बचे हैं, तो इसमें क्या करो, एक तो आप नया कुछ मत पढ़ो, ज़्यादा बेटर है जैसे अभी नवंबर के स्टार्टिंग में है, ठीक है, 5 नवंबर स्टार्टिंग ही हो गया। तो इसमें क्या होगा यार, देखो आप, एक तो आपका अक्टूबर मंथ, अगस्त, सितंबर, इन 3 मंथ को तो आप मतलब बिल्कुल इस तरीके से कर लो कि हाँ यार इन 3 महीने में से अगर सपोज करो कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मैं काइंड ऑफ लायबल टू आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। इन केस अगर अभी भी ऐसा है कि यार मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है या काइंड ऑफ इतना पढ़ लिया अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि यार और कितना पढ़े, तो ज़्यादा बेटर है अब आप इनके एमसीक्यूज़ लगाना स्टार्ट करें। एमसीक्यू कहाँ से, अभी तो एक जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपरिचित की, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, इतना चलता है, ठीक है, अपरिचित की पीडीएफ आती है, ठीक, वीकली उसमें 350 क्वेश्चंस की पीडीएफ होती है, ठीक। तो इसमें क्या है, आप ये कर सकते हो एमसीक्यू के लिए, और एक जैसे एज यूजुअल अफेयर्स क्लाउड की जो हमारी वीकली पीडीएफ की एमसीक्यू आते हैं, ठीक है।
तो वीकली पीडीएफ जो आती है हमारी एमसीक्यू की, आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हो ये भी। और प्लस जो अभी क्या होता है एक क्लास में क्या होता है, जैसे हमारा ऑलिव बोर्ड हो गया, ठीक है, या फिर आपका गाइडली ही हो गया और आपका पीएम हो गया, ठीक, ये क्या करते हैं लास्ट टाइम पे, या अड्डा भी हो गया, ठीक, ये लास्ट में क्या करते हैं मैराथन सेशन चलाते हैं, ठीक। अब इस सेशन में क्या होता है आपका मतलब वही सब होता है कि यार या तो मंथ वाइज चलाएंगे या फिर ओवरऑल चलाते हैं। लास्ट में तो ऐसा होता है कि जैसे 2 दिन रह गए तो इसमें क्या करते हैं कि ओवरऑल ये लोग कंबाइन करके उसका कंपाइलेशन वीडियो में क्वेश्चंस डाल देते हैं और उसमें करते हैं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग उस वीडियो के गो थ्रू हो, ठीक है, यूट्यूब पे। और ये मत पूछना यार कहाँ से है, यूट्यूब पे है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस मैराथन सेशन को आप ज़रूर लो, इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन को जो है वो किस किस टाइप से घुमा सकते हैं, किस किस टाइप से आ सकता है सिंपल क्वेश्चन जो भी हमने एज एन कंटेंट में पढ़ा है, थियरी में पढ़ा है, उसको एमसीक्यू की फॉर्म में अलग टाइप के डीप में जाके किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है। तो आप लोग इस मैराथन में जितने भी क्लासेस हैं, आप अगर जितना भी आप ट्राई कर सकते हो कोशिश करने की, उसका करो। और अब जो है यार अभी तक के जैसे अगर सपोज करो आप लोग 6 से 7 घंटे दे रहे थे, तो अब जो लास्ट डेज में मैं आपको टाइम रिकमेंड करूँगा थोड़ा टाइम बढ़ाने का, 9 से 10 घंटे एटलीस्ट। क्योंकि यार अब देखो लास्ट टाइम आ गया है, अब ये आ गई है डू और डाई वाली सिचुएशन, ठीक। देखो यार अब जो ये आपके पास टाइम है ना, इस टाइम पे आपको 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1 एक प्रॉपर और राइट गाइडेंस, और नंबर 2 मोटिवेशन। गाइडेंस जिससे कि आप पेपर को सही तरीके से अप्रोच कर सको और उसको क्लियर कर सको। और नंबर 2 मोटिवेशन। मोटिवेशन इसलिए ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो उसको जो आप अटेम्प्ट करो वो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर के करो, ताकि आपको बाद में ये रिग्रेट ना रहे कि यार मैं उस टाइम पे नर्वस हो गया था काइंड ऑफ, या डर गया था, तो वो चीज़ आपको बाद में ना हो। आपके अदर काम है, फंक्शन वगैरह है, घूमना फिरना है, या किसी रिलेटिव के जाना है, काइंड ऑफ जो भी है, अभी उसको पोस्टपोन कर दो, नहीं हो सकता तो मना कर दो कि हम नहीं आएंगे, एग्ज़ाम है, ठीक है। ये जो आपको थोड़ा सेक्रीफाइस है यार ये करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं करा ना तो आप एन्जॉयमेंट में रह जाओगे, एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ज़्यादा बेटर है कि आप अभी इस पर थोड़ा सा फोकस करें, ठीक। हैंडल कैसे करना है, वही करना है कि यार 2-3 घंटे अपना कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक, थोड़ा सा फिर बीच में गैप ले लेना और कर लेना, ठीक। ऑलराइट, तो ये सारी बातें हो गई। अब देखो यार अब अभी भी अगर किसी का कुछ ऐसा है जैसे रीजनिंग या क्वांट सेक्शन में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार मैं वीक हूँ काइंड ऑफ, तो अभी जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ वो ये करता हूँ कि 1-2 बार 3 बार 4 बार उस टॉपिक पे आप एक बार गो थ्रू हो जाओ यूट्यूब वीडियो से। और उसमें थोड़ा सा ये करना है कि 1-2 बार आपने उस क्वेश्चन के अप्रोच को देखना है, टीचर का जो भी उसका है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके फर्दर क्वेश्चंस हैं, जब टीचर आपका यूट्यूब पे जब वो सॉल्व करेगा तो आपने उस वीडियो को पॉज करके, ठीक, मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को आपने पोज करना है, सबसे पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद आपने टीचर का अप्रोच देखना है, ठीक। और ज़्यादा मतलब फोकस मत करना है यार जिन जो चीज़ अब आपकी वीक रहेगी है, ठीक। क्यों? क्योंकि यार अगर आपने अब कुछ न्यू सीखने की ट्राई करी जो कि आपने जिसमें आप बिल्कुल ही ज़ीरो हो, तो वो आपका जो आपने प्रॉपर तरीके से गेन कर रखा है अभी तक के, वो आपका सारा का सारा माइनस में चला जाएगा। क्यों? तो ज़्यादा बेटर है कि आप लोगों का जो अभी एवरेज चल रहा है या स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करा जाए, वीक पे लिटिल बिट वर्क करो, सो दैट कि आप अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में फेस करते हो तो आप उसको थोड़ा सा एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट कर सको, सो दैट यू विल गेन सम स्कोर, ओके राइट। तो अब ये सारी बातें हो गई, तो अब जो है हमारा मेन टारगेट क्या रहना चाहिए कि जो भी हमारी XYZ एक्टिविटीज़ हैं फर्दर जो भी हैं उसको साइड में रखना है, ठीक। आपने IBPS PO मेंस पे फोकस करना है। वैसे भी 5 नवंबर है, कुछ ज़्यादा इतनी दूर रह नहीं गया है अगर मैं कट टू पॉइंट बात करूँ। क्योंकि अगर आपने मतलब पढ़ाई करते करते यार आपने सीरियसली हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाँ जो ये दिन है हमारे वो कब मेरे को निकल गए, ठीक। क्योंकि जब भी मेरा IBPS मतलब कोई सा भी मेंस रहता था तो उसमें लिटरली नहीं पता लगता था कि यार ये दिन है, ये दिन है, ये दिन है, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, पता ही नहीं लगता। क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए या फिर प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं ना हार्ड कोर वाली, तो नहीं पता लगता उसमें यार टाइम का। तो अभी ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि अगर जैसे आप लोगों को GA मैं अगर बताऊँ, ये हमारा स्कोरिंग पोर्शन होता है, ठीक। इसमें क्या है वही एज यूजुअल आप लोगों ने मैराथन में आपका पार्ट करना है। अगर आप लोगों ने जो भी प्रॉपर तरीके से ये इसकी थ्योरी और कंटेंट आपने पढ़ लिया है, तो अब
अभी तो नहीं, मतलब एज इन 1 नवंबर से आप लोगों पे ये ज़्यादा फोकस रहेगा कि उस टाइम से आप लोग हार्ड कोर एमसीक्यू ही देखो, फोकस केवल एमसीक्यू पे करो। ठीक, अगर हाँ आपको लगे कि हाँ यार ये चीज़ थोड़ी सी रह गई है, एक बार उसको गो थ्रू हो लो, उस पर नज़र मार लो कि क्या था एग्जैक्टली, थोड़ा सा। अगर सारी पढ़ने बैठोगे तो यार मैं सच बता रहा हूँ, आप कुछ और नहीं कर पाओगे, केवल इसी में रह जाओगे। और केवल जीए पे फोकस मत करना, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। ठीक, इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग। अगर आप लोग खाली जीए पे फोकस करोगे तो आप रीजनिंग और क्वांट से सेक्शन से आप जितनी भी स्कोरिंग अगर आप गेन करना चाहते हो तो वो चीज़ आपकी केवल एक माइंड में रह जाएगी, आप उसको ऑन पेपर नहीं ले पाओगे। ठीक, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप रीजनिंग क्वांट की साथ के साथ मतलब प्रैक्टिस करते चलें। और अभी जो लास्ट डेज में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3 मॉक्स लगाएं। ठीक, इससे ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि यार अगर आप इससे ज़्यादा मौका लगाओगे तो आप केवल और केवल मौक में लगे रह जाओगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, और इसके बाद अगर आपको देखो, सीधी सी बात है, स्कोरिंग जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव भी है, इसमें आप 15 से 20 के बीच में आप स्कोर जो है वो इजीली गेन कर लोगे, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से जो भी इसका टेस्ट है गाइड ली गई, अगर कोई और भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है अगर आप वो भी देते हो तो नो इशू, आप उसको भी दे सकते हो, बट मैंने ये यूज़ करा था, दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस। ओके, तो अब क्या है, बस आपने अगर इसमें स्कोर प्रॉपर तरीके से कर लिया, बचा इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपने, आपकी रीडिंग अगर सही है, रीडिंग हैबिट है आपकी, और वोकैब सेक्शन आपका थोड़ा सा काइंड ऑफ एवरेज भी है, तो इंग्लिश में भी आपके अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। 40 में से अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 के बीच में अगर आपका स्कोर है, दैट इज़ गुड स्कोर। बट अगर आप 25 से अबव लेके आना चाह रहे हो तो यार आपको एक तो मतलब रीडिंग आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा काइंड ऑफ आपका जो एक कंसंट्रेशन है और प्रेजेंट ऑफ माइंड है जब आप रीडिंग कर रहे हो, वो चीज़ आपका अच्छा है, तो वे इनफ टू स्कोर मोर इन इंग्लिश। ओके, बस बाकी और क्या है, और ऑल द बेस्ट है आप सभी को मेरी तरफ से। और जो भी आपको कुछ क्वेरीज हो, आपको फर्दर डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो। ऑलराइट, और अगर आपको कुछ ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलराइट, और बाकी दैट्स इट, थैंक यू।